Hey everyone, welcome back to my channel which is one stop solution for all your biology queries. बच्चों आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर से टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल है, उसको आज हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन देखा, कितने तरह के बायोमोलिक्यूल हैं, कैसे बायोमोलिक्यूल मैक्रो और माइक्रो में डिवाइडेड है, लिपिड माइक्रो मॉलिक्यूल होने के बावजूद क्यों मैक्रो मॉलिक्यूल में इंक्लूडेड होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं दिया, जल्दी से फर्स्ट लेक्चर भी आप देख लेंगे ताकि आपको इजी रहे चैप्टर को कंटिन्यू करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामैया डेंटल कॉलेज. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है। आप दोनों जगह मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मैं डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे अपडेट, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट। फिजिक्स के, बायो के मैं कोशिश करी, अब केमिस्ट्री के भी डालने लगूँ, बट जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कोशिश करूँ आपके देने की, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का बायोमोलिक्यूल है, राइट। अब ये इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर बहुत सारा डिवीज़न है, जैसे कि मोनोसेकेराइड जो छोटे होते हैं, दो मोनोसेकेराइड मिलके डायासेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, अब वैसे ट्रायासेकेराइड होगा, ऐसे चलते चलते ओलिगोसेकेराइड आते हैं जब उनका नंबर 8 तक जाता है। लेकिन जब नंबर ऑफ सेकेराइड्स 8 के ऊपर चले जाते हैं तो उनको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो सारा कंफ्यूजन दूर करते हुए हम टॉपिक बाय टॉपिक, एक पॉइंट बाय पॉइंट इनको पढ़ते चलेंगे, राइट। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे समझनी है। पहला तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है भाई, ये सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट्स और एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर एक्चुअली एनर्जी का सोर्स क्या होता है, फूड। ठीक है, फूड होता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन है, हाँ, हमारे सूरज चाचू, लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में जाएगा, फूड के फॉर्म में। फूड से डायरेक्ट तो एनर्जी लेते नहीं, फूड कन्वर्ट होता है किसी चीज़ में। मेनली हमारा फूड कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही टूटता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन का मेन सोर्स है, प्रोडक्शन का नहीं, एनर्जी का मेन सोर्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे पहला रिसोर्स आपका कार्बोहाइड्रेट्स यूज होता है। ठीक है, कोई भी रेस्पिरेशन है, एरोबिक एनारोबिक, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत सबसे पहले होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इसका और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगा, लेकिन बिना कार्बोहाइड्रेट्स के हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसीजर भी पूरा नहीं हो सकता, राइट। मे बी इट्स बॉडी, मतलब आपका लंग लेवल पे आप ब्रीदिंग देख रहे हैं, लेकिन लंग लेवल पे रेस्पिरेशन खत्म नहीं होता, वो जाता है सेल में। सेल को एक्चुअली ATP प्रोड्यूस करना होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ के ATP प्रोड्यूस कर पाता है। तो एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं तीनों मिला के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि वाटर या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके साथ प्रेजेंट रहेगा अलोंग विथ कार्बन। तो इन तीनों के कहेंगे कॉम्बिनेशन से एक कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। और इसमें ज़्यादातर देखा जाता है H और O का रेशियो कितना होता है, 2:1। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना देखा जाता है, 2:1। और अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो वाटर होता है उसमें भी इनका रेशियो 2:1 ही होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वाटर के फॉर्म में ही हो, बट मोस्टली 2:1 का ही फॉर्म होता है। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है, देखो ये जनरल फॉर्मूला, ये याद रखना जब आप अपना केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स ही भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पूरा ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, राइट।
तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसलिए कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और बायोलॉजी में, लेकिन दोनों का एस्पेक्ट अलग है। उधर आप उसके फॉर्मूलेज, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन, रिएक्शन के हिसाब से पढ़ते हो, यहाँ पे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट, बॉडी के यूसेज के हिसाब से पढ़ते हो, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप केमिस्ट्री का भी बायोमोलिक्यूल इस समय पढ़ना चाहे, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। जनरल फॉर्मूला याद रखना है, क्या बोला है, CxH2O Y, ये होगा इनका नॉर्मल फॉर्मूला जो यूज करते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू x और y की पुट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है, राइट। केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है या तो उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो उसमें कीटोन ग्रुप होगा, ये होना मस्ट है। ये कार्बोहाइड्रेट्स में देखा ही जाता है, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटोन ग्रुप होता है। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि सेम फॉर्मूला है दो कंपाउंड का, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। किस तरह, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन ग्रुप है। उस कन्फिग्रेशन के कारण भी वो दो कंपाउंड में बाइफर्केट हो जाता है, उनका अलग अलग नाम हो जाता है क्योंकि उनका फॉर्म अलग होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमें फिलहाल के लिए याद रखना, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटोन ग्रुप होता है। जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको हम शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर। वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, ईजिली पानी में घुल जाते हैं। अब हमें बताना, और साथ साथ क्या लिखा है, स्वीट इन टेस्ट। आपके घर में जो शक्कर है, क्या वो पानी में घुल जाती है? घर में आते हैं मेहमान और आपसे क्या बोला जाता है, बेटा जो नींबू पानी में बना दो, राइट। अब आप पानी में डालते हो शक्कर और ये चलाना शुरू करते हो, धीरे धीरे घुल रही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही वो घुल जाती है, राइट। आप चाय बनाते हो, चाय में पानी चढ़ाते हो, फिर उसमें चीनी भी तो डालते हो। चीनी क्या होती है, पानी में घुल जाती है, फिर उसमें चाय पत्ती और दूध डाला जाता है, राइट। अपना अपना बनाने का तरीका, बट चीनी घुल जा रही है पानी में। और स्वीट इन टेस्ट, मीठी होती है खाने में, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इनको शुगर बुलाया जाता है, इसलिए इनको शुगर। तो हमारा जो टेबल शुगर भी है, टेबल सॉल्ट होता है जैसे नॉर्मल, वैसे हमारा टेबल शुगर होता है, उसमें वो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आता है, कैटेगरी में आता है। जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा ये टेस्टलेस बनते जाता है, राइट। तो जितना सिंपल है उतना स्वीट है, राइट। बोलते हैं ना, जितना सरल स्वभाव है उतना मीठा स्वभाव है, राइट। तो वही वाली बात, जितना सिंपल है उतना स्वीट है, क्लियर। तो ये हो जाएंगे शुगर। नॉर्मली इंसान के अंदर 55 से 65% ऑफ एनर्जी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है, जो उनके डाइट में प्रेजेंट होता है। तो हमारे बॉडी में एक्चुअली एनर्जी का मेजर सोर्स होता है फूड। अगर हम खाना खाए बिना रह जाएं तो हो सकता है कुछ दिन तक लास्ट कर पाएँ, बट बहुत लंबे ड्यूरेशन तक हम नहीं जी पाएंगे। जब हमारी बॉडी से पूरा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का फैक्ट्री खत्म हो जाएगा, पूरा एनर्जी यूज अप हो जाएगा, फिर आपका सारा बॉडी ऑर्गन क्रेव करने लगेगा, और अगर नहीं मिलेगा उसका एनर्जी तो वो खत्म भी हो सकता है, राइट। तो हमारे बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, यही कार्बोहाइड्रेट्स। कितना, 55 to 65%, काफ़ी मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड ये क्लासिफाइड है। कैसे क्लासिफाइड है, मैंने अभी बात की थी, सिंपल मोनोसेक्राइड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कौन से हैं, बड़े ही सादे वाले हैं, ये मोनोसेक्राइड होंगे। सिंपल हैं तो स्वीट होंगे, याद रखना, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। कॉम्प्लेक्स होंगे या तो नो, दे आर टेस्टलेस और वेरी लेस स्वीट, वेरी लेस। हाँ, टेस्टलेस ही होते हैं एक तरह से, मान लो टेस्टलेस ही होते हैं मोस्टली। सिंपल में आते हैं आपके मोनोसेक्राइड, जिनका एक ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल से बनते हैं, जो ये होते हैं सिंपल, यानी कि मोनोसेक्राइड, एक ही सेक्राइड से बन रहा है। डाइसेक्राइड, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। डाइसेक्राइड होते हैं जिनमें दो सेक्राइड्स होते हैं, यानी दो शुगर के कॉम्प्लेक्स जुड़ रहे हैं। और ये कहाँ तक जा सकता है, ये ओलिगोसेक्राइड तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है बच्चों, ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड क्या होता है मैम, क्या होता है ओलिगोसेक्राइड, जब 2 से 8 के बीच में सेक्राइड्स का मॉलिक्यूल जुड़ता है
तो उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। और 8 से ऊपर जब चला जाता है यानी कि मोर देन 8 तो हो जाता है ये पॉलीसेक्राइड। क्या बन जाता है ये? पॉलीसेक्राइड। जब आप गिन नहीं सकते कि कितने सारे शुगर इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भूलने नहीं है। पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज तो सबको ही पता है, जैसे ही थोड़ी सी भी कमजोरी खेलते खेलते आती है, मम्मी धड़ाधड़ पानी में ग्लूकॉन-डी मिलाती हैं, यदि पी लो चुपचाप, तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। और एक्चुअली मिलती है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। वेरी सिंपल। वैसे ही आप डाइसेक्राइड में देखेंगे मैल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों क्या है? डायासेक्राइड है। वैसे ही कुछ ओलिगोसेक्राइड होते हैं। और पॉलीसेक्राइड की जब बात करें, इसमें स्टार्च आता है, फाइबर आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, ये सब क्या है? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। इनके बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करने का, बस इतना भी याद रखना है कि आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में डिवाइडेड है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, राइट। और सिंपल में आपके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड तक जा सकता है। तो पहला पढ़ेंगे हम मोनोसेक्राइड्स। क्या हो रहा है? सिंपलेस्ट शुगर है, सबसे सिंपल शुगर जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, यानी कि फर्दर ब्रेकडाउन होके वाटर रिलीज नहीं कर सकते। जब दो शुगर के कॉम्प्लेक्स जब टूटते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें ब्रेकेज देखा जाता है, टूटते हैं वो, तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, जब उनमें एक वाटर मॉलिक्यूल बीच में रहता है जो कि हाइड्रोलाइज हो रहता है। जब वो वापस से टूटते हैं तो दोनों गेन करते हैं उसको वापस से। हाँ, जब दो जुड़ते हैं शुगर के मॉलिक्यूल तब एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। सॉरी, आई टोल्ड ऑपोजिट। लेकिन जब वापस से वो टूट रहे होते हैं तो वो वापस से गेन कर जाते हैं अपने लॉस्ट आयंस को। तो ये, लेकिन जो सिंपल शुगर होते हैं वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। इन देयर जर्नलाइज फॉर्मूला x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू y। ठीक है, x और y इक्वल होते हैं। ये किसकी बात करी? अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? CxH2O y। ये वाला फॉर्मूला में x और y इक्वल होते हैं किसमें? मोनोसेक्राइड में। यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। मतलब समझ रहे हो? तो x और y की वैल्यू सेम होती है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम सेम नंबर में होते हैं। This monosaccharide is first step of oxidation. First step of oxidation, that is phosphorylation. अब phosphorylation क्या होता है? बताओ phosphorylation क्या होता है? phosphorylation में एक phosphate ग्रुप क्या होता है? एक phosphate ग्रुप ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन में एक phosphate ग्रुप आपका क्या हो रहा है? जल्दी बताइए। I will be looking for the answer। ये phosphorylation बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप कई बार अपने इस चैप्टर्स में सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी अगर आप इसका आंसर देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर बताऊंगी फोस्फोराइलेशन क्या होता है। बच्चों जल्दी बताइएगा। ओके, ऑल मोनोसेक्राइड्स अकर इन डी एंड एल फॉर्म। चलो ये बता देती हूँ, ये थोड़ा सा अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तब तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो आई एम देयर। ठीक है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन आपका या तो फॉस्फोरेट ऐड हो रहा है या निकल रहा है, ये आपको बताना। चलो मैंने इतना हिंट दे दिया आपको, इतना तक हिंट दे दिया। यहाँ फॉस्फोरस या तो ऐड हो रहा है या तो निकल रहा है, ये आपको बताना है। ठीक, मोनोसेक्राइड 2 फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म में और एल फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है डी और एल फॉर्म? एक होता है डेक्स्ट्रोज और होता है एक लेवोलोज। ठीक है, लीवोलोज होगा। अरे इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, आगे में बता देंगे। तो डी और एल फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली इनको कहते हैं, डी और एल फॉर्म को, आगे तो नहीं है पन्ना, ओहो, इसको क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। इसके आगे तो नहीं है, ओहो, अरे इसको हम कहते हैं इनैंशियोमर। क्या कहते हैं बच्चों? इनैंशियोमर। क्या होता है इनैंशियोमर? डी और एल फॉर्म। इनैंशियोमर वो होते हैं जिनमें पोजीशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड चेंज हो सकता है। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड की पोजीशनिंग के हिसाब से ये डी फॉर्म होते हैं या एल फॉर्म होते हैं। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट से ये राइट हैंड साइड घूमते हैं तो ये डी फॉर्म है, और लेफ्ट हैंड साइड घूमते हैं तो एल फॉर्म है। समझ रहे हो? तो इनके ऊपर अल्फा अमीनो एसिड में की पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है इनका डी और एल फॉर्म
और ये होते हैं इनैंशियोमर। एक जैसे ही होते हैं, बस क्या डिफरेंस होता है, अल्फा अमीनो एसिड की पोजीशन का। इसलिए दो फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड होते हैं इनैंशियोमर के हिसाब से। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इनैंशियोमर नहीं देखे जाते हैं, उसका एग्जाम्पल है ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये याद रखना, ये क्यों याद रखना, बात सुनिएगा। ये क्वेश्चन बायोलॉजी में तो आ ही सकता है, साथ साथ आपके केमिस्ट्री में भी आ सकता है। तो ये दो सब्जेक्ट को कवर करने वाला क्वेश्चन है। अगर हो सकता है बायो में स्किप हो जाए तो केमिस्ट्री में आ जाए, और केमिस्ट्री में स्किप हो जाए तो हो सकता है बायो में आ जाए। तो इसको याद रखना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है उसमें डी और एल फॉर्म नहीं होता, उसमें इनैंशियो फॉर्म डिफरेंट नहीं होते, वो सिंगल एक स्ट्रक्चर में ही बनता है। सेकेराइड जो होते हैं या तो स्ट्रेट होते हैं या तो रिंग के फॉर्म में होते हैं, या सीधे सीधे होंगे या तो रिंग के फॉर्म में। और अगर रिंग के फॉर्म में होते हैं तो रिंग भी 5 मेंबर की होगी या 6 मेंबर की होगी। तो जब 5 मेंबर की रिंग होती है तो उसको फ्यूरेनोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूरेनोस। और 6 मेंबर की रिंग को पायरेनोस। तो 6 मेंबर को पायरेनोस और 5 मेंबर रिंग को फ्यूरेनोस। क्लियर है, ठीक है। नोज नोज से याद रखना, फ्यूरेनोस इज 5, पायरेनोस इज 6। क्लियर है। तो ये रिंग फॉर्म में होता है या स्ट्रेट रिंग होगा तो किस तरह की रिंग होगी, या तो 6 मेंबर रिंग होगी या तो 5 मेंबर रिंग होगी। क्लियर है। चलो, ये रहा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसमें कोई इनैंशियोमर नहीं होते हैं। बेसिकली इसमें नो डी एंड एल फॉर्म इज एग्जिस्ट, नो डी एंड एल फॉर्म्स एग्जिस्ट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। पायरेनोस और फ्यूरेनोस वर्ड किसने दिया था, हैवर्थ ने। हैवर्थ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिंग का नाम दिया था। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। यानी कि ये कॉपर 2 पॉजिटिव को रिड्यूस करके कॉपर 1 पॉजिटिव में बना सकते हैं, या ठीक है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इस रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टी की वजह से इनको कई सारे टेस्ट में एनालाइज किया जाता है, जैसे कि बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज की प्रेजेंस को टेस्ट किया जाता है। कैसे, इनकी यही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण। अगर ये रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि शुगर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ मोनोसेकेराइड। वेरी सिंपल, इट इज अ मोनोसेकेराइड, तो मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा। और ये रिड्यूसिंग नेचर चेक करने के लिए फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट किए जाते हैं। और अगर रिडक्शन होता है तो यानी इनमें मोनोसेकेराइड है, यानी कि इनमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। चल, अब आएंगे एक और वर्ड है एनोमर। अभी तक हमने देखा इनैंशियोमर, उसमें क्या था, डी और एल फॉर्म। किसके हिसाब से, अल्फा अमीनो एसिड के हिसाब से, उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से, राइट। अब हम देखेंगे एनोमर। इसमें क्या है, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें क्या होता है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप रखा होता है और दूसरा क्या रखा होता है, कीटोन ग्रुप। बेसिकली आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की आपकी जो पोजीशनिंग होगी, ग्रुप्स होंगे, उनका चेंज देखा जाता है। देखो यहाँ पे आप क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे आपके कीटोन ग्रुप आ गया है। ठीक है, ये रहा कीटोन ग्रुप और ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। CHO इज अ एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। तो सिर्फ इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन के चेंज की वजह से इनको एनोमर बोला जाता है। ये सेम ही नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, सेम ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, बट स्टिल दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एनोमर्स हैं। इनके कार्बन में ग्रुप्स जो है डिफरेंट जगह आपके प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट फॉर्म में होंगे। एक में एल्डिहाइड फॉर्म होगा, दूसरों में कीटोन का फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। इसमें क्या चेंज देखा जा रहा है, सिर्फ प्लेन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, एक में नीचे है। उसकी वजह से, इनकी पोजीशनिंग की वजह से भी ये एनोमर बन सकते हैं। तो बेसिकली क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशनिंग डिफर जब करती है तो वो एनोमर बन जाते हैं। एक और चीज़ है जिसको एपीमर, ये सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में फिर पढ़ोगे, यहाँ याद रख लोगे तो बड़ा ही आपके लिए ईजी रहेगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा लिंक कर पाओगे।
एपीमर क्या होते हैं? और मैम इतने सारे मर, बहुत इजी है बेटा, ज़्यादा दिमाग ना लगाने का। ये भी आइसोमर होते हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बट यहाँ पे चेंज क्या होता है? H और OH ग्रुप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे चेंज हो जाते हैं, इनको एपीमर कहते हैं। कैसे देखा जा रहा है? यहीं पे मैनोज है, यहीं पे ग्लूकोज है, यहीं पे गैलेक्टोज है, ठीक है, सारी चीज़ें यहीं पर प्रेजेंट है, लेकिन इनके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पे H और OH ग्रुप डिफर हो जा रहे हैं। तो ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पे ग्लूकोज के जो जिस तरह से H और OH ग्रुप डिफर कर रहे हैं, वैसे वैसे इनका स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहा है और इसीलिए इनको एपीमर बुलाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं दिमाग में लगाना, इतना याद रखना किस हिसाब से डिफ्रेंशिएटेड है बस। और कौन कौन इसके एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ मैनोज है, ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, ये क्या है? तीनों एपीमर है। इसको क्या करना, आप एक छोटा सा पेज लगाना, उस पर लिखना एपीमर और उसके एग्जाम्पल लिख देना। क्या है यहाँ पे? मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। बस इतना सा आप याद रखेंगे, बस आपको याद रहेगा। ठीक है, एपीमर किसको कहते हैं? मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एपीमर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। अब मोनोसेक्राइड कार्बन के हिसाब से कैसे डिफ्रेंशिएटेड है? तो जब 3 कार्बन होते हैं तो क्या होगा आपका? ट्राइओज, जो कि सबसे सिंपल फॉर्म का मोनोसेक्राइड है। सबसे पहला मोनोसेक्राइड जो बनेगा 3 कार्बन का बन रहा है, राइट, 3 कार्बन का बन रहा है, PgAl DHAP। ठीक है, टेट्रोज 4 कार्बन से जो बनेगा उसका नाम है एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज। ये कहाँ है आपके? इसका यूज आपके इसमें RBCs के बनने के समय ये यूज होता है। नेक्स्ट है पेंटोज, 5 कार्बन वाला है, जाइलोज, जाइलुलोज। ठीक है, राइबोज शुगर, राइबुलोज शुगर, राइबोज शुगर आपके किसमें? जल्दी बताओ, राइबोज शुगर कहाँ यूज होता है? बच्चा पार्टी, कम ऑन एवरीवन, चलो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज हेक्सोज, 6 कार्बन का, वैसे जैसे याद आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे आपके 6 कार्बन वाले हैं। फिर आता है हेप्टोज, लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड, 7 कार्बन वाला। ठीक है, ये क्या है? सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, सीडोहेप्टुलोज आपके 7 कार्बन का मोनोसेक्राइड है। पहला देखेंगे, पहला मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें? ग्रेप शुगर में। अब आप ग्रेप शुगर जब सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? फ्रक्टोज आता है, डेफिनेटली आता है, क्योंकि हमने कई बार सुना है फ्रक्टोज किस लिए डिफ्रेंशिएट होता है आपका। फ्रक्टोज में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। कौन सा? सबसे ज़्यादा तो नहीं सुना हमने, ये जरूर सुना हमने कि फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है हमारे अंगूर में। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बचपन से सुना है, बट जब मैंने भी बड़े होकर जाना कि सबसे ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ग्रेप्स में पाया जाता है, मुझे लगा रही थी, मैंने तो बचपन से पढ़ा है कि इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। तो बच्चों फ्रक्टोज भी पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रक्टोज भी पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है। ऐसा नहीं फ्रक्टोज नहीं है, मैंने बिल्कुल सही सुना था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि फ्रक्टोज की मात्रा ग्लूकोज से कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, उसके बाद उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। ज़्यादातर अबंडेंट कौन होता है? ग्लूकोज होता है। इसके अलावा ब्लड में भी ये ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके ब्लड शुगर में क्या देखा जाता है? ठीक है, डायबिटीज़ में, मधुमेह जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है? आपके यूरिन में बहुत सारे शुगर कंपोनेंट पाए जाते हैं, शुगर पार्टिकल पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, तो उनके ब्लड में भी शुगर के ट्रेसेस देखे जाते हैं, इसलिए उसको ब्लड शुगर भी बोला जाता है। मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये पहले ही हमने बात की है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के ही डिफाइन किया गया है। रेस्पिरेटरी का सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है हमारा ग्लूकोज। रोटेट्स पोलराइज प्लेन लाइट इन राइट डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। अब यहाँ पे बात हो रही है D एंड L फॉर्म की, तो इसमें से ग्लूकोज इज D फॉर्म। विच फॉर्म? D फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को, PPL को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज, इसलिए D फॉर्म लेता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका L फॉर्म रोटेट करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज, और वो बनाता है फ्रक्टोज। क्लियर रहिएगा, राइट डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो ग्लूकोज है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। क्लियर, इसलिए इसको D फॉर्म बोला जाता है। यहाँ आएगा आपका फ्रक्टोज, ये स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, सबसे मीठा
कार्बोहाइड्रेट है फ्रक्टोज। मोर अबंडेंट इन हनी, स्वीट फ्रूट्स नोन एज फ्रूट शुगर। ठीक है, मैक्सिमम फ्रूट्स में फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हमें बहुत ही मीठे लगते हैं फल। ठीक है, तो क्योंकि इसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है काफ़ी हद तक, और इसके होने से उसका स्वाद अत्यंत मीठा और आनंदमयी लगता है हमें। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको लेव्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेव्यूलोज, राइट। इसलिए एल फॉर्म भी कहा जाता है इसको। क्या फॉर्म? एल फॉर्म। ये होता है फ्रक्टोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज गैलेक्टोज, जो कि सबसे ज़्यादा ब्रेन में, हमारे खोपड़े में, दिमाग में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। ठीक है, ब्रेन शुगर। अब आप ये सोचो कि ब्रेन में जाने से, एक बार मैंने एक किस्सा सुना था, एक आदमी मर गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चींटियाँ चली गई थी। क्यों चींटियाँ चली गई थी हमें पता है आपको? अब ये हंसने की बात नहीं, वाकई उसके दिमाग में चींटियाँ चली गई थी। कैसे? उसने रात में मीठा खाया हुआ था और वो मुंह खोल के सो गया था। चींटियों की लाइन उसके मुंह से होते हुए उसके दिमाग तक चली गई थी और उसके ब्रेन को डैमेज कर दिया और उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो बेटा मीठा जो है ना, चींटियों को इतना अट्रैक्ट करता है कि वो देखती भी नहीं कहाँ जा रही है, बस चलते जाती हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन में गैलेक्टोज की मात्रा ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए इनको ब्रेन शुगर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा दिमाग में जो शुगर पाया जाता है वो गैलेक्टोज होता है। ये फ्री फॉर्म में कभी प्रेजेंट नहीं होता, या तो किसी ना किसी कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लैक्टोज जो आपके मिल्क में मिलता है। ठीक है, लैक्टोज आपके मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड में, इन सब में लैक्टोज का मात्रा ज़्यादा होता है, राइट। चलो नेक्स्ट आएंगे ओलिगोसेक्राइड। अभी तक हमने मोनोसेक्राइड देखा, अब ओलिगोसेक्राइड, यानी कि 2 से 8 इसमें होंगे, 2 से 8 सेक्राइड्स होंगे। ठीक है, तो होगा ये ओलिगोसेक्राइड। 2 to 10, चलो 10 ही मान लो, कोई बात नहीं, हमें इन्हें जुटला दिया, हम 10 ही मान लेंगे, जाओ आप ही की बात। 2 से 10 मोनोसेक्राइड से जो बन रहे हैं वो होंगे ओलिगोसेक्राइड। अब ज़रूरी नहीं है कि तरह का मोनोसेक्राइड हो सकता है एक से ज़्यादा तरह के मोनोसेक्राइड भी हो सकता है एक ही मोनोसेक्राइड हो। तो इट डिपेंड्स। ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, याद करिए मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे, बट ये हो सकते हैं। तो जब ये 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो क्या होता है, उनका कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप जो भी होता है वो रिएक्ट करता है एल्कोहलिक ग्रुप से, किसके? दूसरे मोनोसेक्राइड के, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, और इस पूरे प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। ठीक है, लूज आउट 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, वेरी सिंपल। तो जब 2 सेक्राइड जॉइन होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आएंगे डायसेक्राइड पे। डायसेक्राइड क्या है? 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से ये बन रहे हैं। कौन सी 2? ये तो डिपेंड करेगी भाई, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रीहालोज, ये सारे क्या हैं? डायसेक्राइड की फॉर्म है। डायसेक्राइड्स आर वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट इन टेस्ट, लेकिन ये आपके क्या है? स्वीट स्टिल है, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो मिठास है इनमें, और पानी में घुल भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल नहीं बने हैं, थोड़े बड़े बने हैं, बट स्टिल एडजस्टेबल हैं, पानी में घुल जाते हैं, मीठे हैं, इसलिए इनको भी शुगर बोला जाता है। इन्हें भी क्या बोला जाता है? शुगर बोला जाता है। तो आपके जब आप रोटी चबाते हो, कभी रोटी अगर कच्चे तो नहीं कहूँगी, सूखी रोटी चबाओगे तो वो थोड़ी देर बाद आपको मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी सेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। यस, देखो जब 2 आपके मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और बीच में बनता है क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यस। अब डाइसेक्राइड में पहला है माल्टोज। माल्टोज क्या है? माल्ट शुगर। यस, इनको माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन डाइजेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड इन स्टार्च डाइजेशन। जब स्टार्च हमारे बॉडी में जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म था स्टार्च जो कि हमारे बॉडी में जाता है, जो सबसे ज़्यादा किसमें? चावल वगैरह में हम देखते हैं। ठीक है, ये जब जाता है हमारे बॉडी के अंदर तो हम इसको जब चबाते हैं
तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट में बीच में माल्टोज की तरह कन्वर्ट होता है और फाइनली जाके और सारे मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीच में ये कुछ डाइसेक्राइड में बनता है, फिर डाइसेक्राइड टूट के मोनोसेक्राइड बनाते हैं। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड माल्टोज का फॉर्मेशन भी होता है। और माल्टोज कैसे बन रहा है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है किसके अंदर, किसके बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल के बीच में। किसके बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि इन दोनों के लिंकेज से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और क्या बनेगा, माल्टोज। क्या बनेगा बच्चों, माल्टोज। क्लियर है। चलो दूसरा है लैक्टोज, जो कि आपके मिल्क प्रोडक्ट में या मिल्क में देखा जाता है। इसको इसलिए मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इनका एक एक मॉलिक्यूल कंबाइन करता है और मिलकर बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से अगेन एंड अगेन क्या बनता है, ये लैक्टोज। ये भी एक स्वीट शुगर होता है, मीठा होता है, हल्का मीठा होता है बट होता है मीठा। द मैक्सिमम परसेंट ऑफ लैक्टोज इन ह्यूमन मिल्क इज तकरीबन 7%। ठीक है, 7% के लगभग। डायसेक्राइड, डायसेक्राइड में क्या आता है, शुक्रोज। एक और शुक्रोज भी देखेंगे। शुक्रोज में क्या है, प्लांट ट्रांसपोर्ट शुगर्स मेनली अकर इन द फॉर्म ऑफ शुक्रोज। तो हमने अभी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में क्या पढ़ा हमने, जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में, खाना जब टूटता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और उस ग्लूकोज से हम एनर्जी लेते हैं किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। उसी तरह प्लांट में भी जितना भी वो चीज़ें लेते हैं अपने अंदर, उसका एंड प्रोडक्ट क्या, शुक्रोज बनता है। उनमें जो सैकराइड बनता है वो शुक्रोज बनता है और इसी फॉर्म में खाना पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है। राइट। तो मेन फूड फॉर्म इन प्लांट बॉडी इज शुक्रोज। इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई इन्वर्ट शुगर, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका पोलराइज्ड लाइट की तरफ जो रिएक्शन है वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि जो नॉर्मल तरीका होता है उससे इन्वर्टेड बिहेव करते हैं ये पोलराइज्ड लाइट के अंदर, इसलिए इनको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। शुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं और कमर्शियल शुगर भी कहते हैं। जो हमारा शुक्रोज होता है वो टेबल शुगर के नाम से फेमस है। ठीक है, और शुगर केन में जो शुगर होता है वो भी शुक्रोज के फॉर्म में ही होता है। और जो ये सल्फर फ्री शुगर आजकल हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, जो भी है कमर्शियल शुगर, ये सारे एक्चुअली शुक्रोज के ही फॉर्म होते हैं। और बहुत ज़्यादा चीनी खानी नहीं चाहिए। किससे बन रहा है ये, ग्लूकोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके, इसलिए इतना मीठा होता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी चीनी है, ग्लूकोज भी बहुत मीठा होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शुक्रोज बन रहा है, तो ये तो बड़े घना मीठा होगा, बहुत ही मीठा होगा स्वाद में। इससे शुक्रोज चीनी जो होती है वो गजब मीठी लगती है। नेक्स्ट इज ट्री हैलोज। इसको बस आपको ये याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या होता है, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। जो इंसेक्ट का हीमोलिम्फ होता है उसके अंदर ट्री हैलोज प्रेजेंट होता है। 2 ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज यूनिट के थ्रू मिलता है। ठीक है, 2 ग्लूकोज यूनिट मिलकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं और ट्री हैलोज बनता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में। बस इतना आपको याद रखना है, ट्री हैलोज इन हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट, और किससे बन रहा है, ग्लूकोज यूनिट से बन रहा है। बस इतना ध्यान रखना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं याद रखना है। दैट्स इट फॉर टुडे। इतने में हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज कार्बोहाइड्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट आपकी क्लासिफाइड है। आज हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखा जिसमें हमने मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सारी चीज़ें कवर की। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीसेक्राइड कवर करेंगे और देखेंगे काफ़ी बड़ा है पॉलीसेक्राइड भी, आगे जाके डिवाइड होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड और होमोपॉलीसेक्राइड के बीच में। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन के लिए बच्चों वी विल स्टे ट्यून, और अभी तक जितना पढ़ा है एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। अगर आपके कोई भी ऐसा आप सजेशन देना चाहते हैं इसमें मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, डेफिनेटली ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलिए हम क्विज की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ एंड में, दोनों का जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए रहेगा।
जो सबसे सही और सबसे बेहतर जवाब देगा, आई विल रिवर्ट बैक टू देम. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज अ डायासेक्राइड? विच वन इज अ डायासेक्राइड? इनमें से कौन सा डायासेक्राइड है? यू हैव टू टेल मी दैट. शुगर विथ 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड. तो रिंग हमने दो तरह की देखी थी, एक 6 मेंबर, एक 5 मेंबर. तो 5 मेंबर्ड रिंग को हमने क्या बोला था, उसका आंसर आपको बताना है. चलिए, so thank you everyone, have a great day, like, share and subscribe the channel and hit the bell icon ताकि सबको पता रहे कि कब आपके लिए नया सेशन आ रहा है. वैसे मैं डेली 12 बजे आपके लिए सेशन लेके आती हूँ. ओके बच्चों पार्टी, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, स्टे एट होम एंड एंजॉय. चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.